चलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से चिल्ड्रन स्टार्ट होता है कि इंडिया में सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, वो बनी 1948 में। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, बिकॉज मेजॉरिटी सेक्टर्स, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्रोल में रखा था और कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन था नहीं। तो देश की तरक्की सिर्फ कहने को नाम मात्र की थी, रियलिटी में देयर वाज नो एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी। 1956 में कुछ इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया, बट स्टिल मेजॉरिटी वाज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली। तब भी कुछ बहुत खास नहीं हुआ। कॉरपोरेट एक्टिविटीज बढ़ती गई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन्हें सो कॉल्ड टाइम टू टाइम चिट्ठी पत्री ये सब देता रहेगा और कायदे से कंट्रोल करता रहेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देर आफ्टर जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ढेर सारे कॉर्पोरेट्स इंडिया में सेटअप हुए, ढेर सारी कंपनीज बाहर से आई, तो सेबी का रोल बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। तो पहले दैट इज 1988 से लेकर टिल 1991 तक सेबी हैड ओनली एडवाइजरी पावर्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस कर सकते थे और कोई काम इनके पास नहीं था। जैसे क्लास का मॉनिटर, ये सिर्फ चुगली कर सकता है टीचर से, इसके पास पनिशमेंट देने का कोई राइट नहीं होता, तो लोग डरते भी नहीं है उससे बेसिकली। गॉट इट क्लियर? 1991 में एक कानून पास हुआ और उस कानून के तहत चिल्ड्रन सेबी को एडवाइजरी पावर से सो कॉल्ड बाहर निकाल के इसको एज गुड एज अ कोर्ट ऑफ लॉ के पास जितनी पावर्स होती हैं इन द रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, वो सारी की सारी पावर्स इनको दे दी गई चिल्ड्रन। तो सो कॉल्ड सेबी का जो इंपॉर्टेंस है वो 1991 से बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड एज ऑफ टुडे सेबी किसी भी तरह की सजा सुना सकता है ऐसे लोगों को हु कमिट एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल, और वो अमाउंट जो है वो करोड़ों में रेंज करता है। तो पीपल अंडरस्टूड की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या थी, कब ये बनी। तो एक्चुअल फॉर्मेशन सेबी का 1988 में हुआ। आई रिपीट चलो 1988 में। बट जो सेबी आज है, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया, ये पार्ट्स इसको 1991 में दी गई थी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली 1950 से बना, बट फिजिकली वो ब्रिटिश कंट्रोल 1947 के पहले तक ही था। 15 अगस्त 1947 ऑनवर्ड्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट कॉन्स्टिट्यूशनली हम कब एज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोले गए? 1950 में। समझ में आ गया? एंड प्रॉपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी पार्ट्स के साथ फाइनल हुआ था वो 1952 में हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी 1952 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो ये कहानी आप लिख लीजिए, बड़ी मजेदार है आपके लिए। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के पास अल्टीमेटली पावर्स क्या होती हैं और सेबी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स तीन है चिल्ड्रन। The first is to protect the interest of investors. कोई ऐसा कदम ना उठा ले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से, आई रिपीट चिल्ड्रन, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनको नुकसान हो जाए। देयर आफ्टर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बन जाए जिसकी वजह से लोग अनड्यू एडवांटेज उठाने लग जाएं। सो सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, एंड एट मेनी टाइम्स ये बैंक्स को भी रेगुलेट करते हैं बेसिकली, क्योंकि आजकल बैंक भी म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों का काम करने लग गया है। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई का जो कंट्रोल है वो सिर्फ बैंक पे और किसी पे नहीं है। सेबी का कंट्रोल सारे म्यूचुअल फंड, सारे ब्रोकर्स, सारे कॉर्पोरेट्स इंडिया के और बैंक्स के ऊपर भी है। तो आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टू गवर्नमेंट इज सेबी बेसिकली। Got it? So to protect, to regulate, and to promote the development of financial market in India. इन तीन बेसिक पर्पसेस के लिए सेबी को बनाया गया है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, अगर आपको मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया बट आपको शेयर नहीं मिला, नीदर योर मनी इज रिफंडेड, तो आप सेबी के पोर्टल पे जाइए, आपको एक बटन मिलेगा स्कोर्स करके, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, आप इसको क्लिक करिए।
नेसेसरी डिटेल्स अपनी कंप्लेन के साथ दे दीजिए एंड मैक्सिमम विद इन 30 डेज आपकी कंप्लेन का रेजोल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। सो यहाँ पे लिखा ना 12 अप्रैल 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, आई रिपीट एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सिर्फ एडमिनिस्टर करिए, सिर्फ देखिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करिए, आपको किसी को सजा सुनाने का, कोई रूल बनाने का राइट नहीं है। वो राइट्स इनको 1992 में मिले, सो कॉल्ड जब सेबी एक्ट फॉर्म हुआ। व्हाट इट, तो बातें वही आ गई, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। गॉट इट क्लियर? तो जितने भी लोग ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट में, सेबी सबके ऊपर स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई करता है। लॉजिक अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो पहले हमारी कंट्री में स्टॉक मार्केट चलता था हफ्ते में 3 दिन, फिर वो चलने लग गया हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे ऑल वर्किंग डे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मंडे टू फ्राइडे जब चलने लग गया तो वो चलता था सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक। बट कुछ साल पहले सेबी ने रूल बना दिया कि ये सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। बट ब्रोकर्स ने सेबी को रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे पास इतना बैकएंड पे ऑफिस में स्टाफ नहीं है जो इतना काम कर पाए। 3:30 बजे तक जब स्टॉक मार्केट चलती है तो हमारा एम्प्लॉय 7 बजे घर जाता है, 8 बजे घर जाता है। जब 5 बजे तक स्टॉक मार्केट चलेगी तो एम्प्लॉय के रात को 10 बजे घर जाएगा, और 10 बजे आएगा तो सुबह आएगा कितने बजे फिर? तो इन दैट केस सेबी ने रूल इंडिया में 9 to 5 का दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस को, बट ऑन ब्रोकर्स रिक्वेस्ट इट इज स्टिल रनिंग फ्रॉम 9 to 3:30 एज सच। तो 3:30 बजे स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस खत्म होते हैं, फिर थोड़े और 10 मिनट के लिए और भी चलते हैं, तो रियलिटी में 4 साढ़े 4 तक पूरा काम खत्म होता है। फिर जिन्होंने बाइंग सेलिंग किया उनके कागज पत्री तैयार करना, तो उसमें 6 7 8 इनको बच जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का कंफर्म? कोई भी नई चीज अगर स्टॉक मार्केट में आएगी तो सेबी के अप्रूवल के बगैर नहीं आ पाएगी। फाइन, सो प्लीज कॉपी दिस फास्ट चिल्ड्रन। तो 1992 जरूर याद रखिएगा। तो 1988 में इनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया, सेबी एक्ट पास हुआ 1992 में, तब से रियलिटी में कानूनन सेबी एक, आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन फाइनेंशियल सेक्टर बॉडी है जो काम करती है। अपडेट फास्ट चिल्ड्रन। Yes, sir. So let's continue further. So objective of SEBI is to regulate stock exchanges. यहाँ पे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस लिखा है, बट ऐसा नहीं कि सेबी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे म्यूचुअल फंड हाउस हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर हो, आप मुथूट फाइनेंस जैसी कोई कलेक्टिव फाइनेंस स्कीम चला रहे हो, गोल्ड लेकर लोगों को लोन देने का, ये सब भी रेगुलेटेड बाय सेबी एंड आरबीआई दोनों है। व्हाट इट, हाउ इट प्रोटेक्ट्स? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो सेबी कोई गारंटी दे रहा है कि आपका 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा, नहीं हो तो हम आपको पैसा देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यस, फ्रॉडलेंटली कोई आपका पैसा लेके अगर भागने की कोशिश करता है तो सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। फ्रॉडलेंटली कोई भी पैसा लेके भाग आपका नहीं सकता। वहां पे सेबी आपको कुछ केसेस में 10 लाख और कुछ केसेस में 20 लाख तक का राइट देता है। समझ में आ गया? सो ये दोनों पॉइंट झटपट लोग कॉपी कर लें। चलो, समझ में आ गया? 2 ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा, टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस। सर ये तो आपने नहीं बताया था, मैंने बोला था ना बेसिक ऑब्जेक्टिव 3 है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रेगुलेट। बीच में और भी ढेर सारे उससे रिलेटेड है। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है, 5-10 ब्रोकर्स ने आपस में सेटिंग कर ली कि चलो आज किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़वाते हैं या गिरवाते हैं। तो यहाँ पे सेबी ने सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट 2001 में इंट्रोड्यूस कर दिया और स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला कि अपने कंप्यूटर में स्पेशल प्रोग्राम डालिए कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस एक पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाए। जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है अचानक से, फिर अचानक से आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट नहीं करता। इन्होंने लोड के बेसिस पे एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया ट्रांसफार्मर में कि अगर ओवरलोड हो जाए मोहल्ले की बत्ती, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ऑन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जैसे घर में एमसीबी लगाई जाती है ना, वोल्टेज हाई होने पे सो कॉल्ड कोई फ्लक्चुएशन हो तो अपने आप ट्रिप कर जाए ताकि अप्लायंसेस खराब ना हो। तो सेबी ने भी 2001 में ये सिस्टम स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि अगर आपको लग रहा है किसी कंपनी के शेयर का प्राइस एक यूजुअल परसेंटेज से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इन दैट केस आपको इसके ऊपर सर्किट ब्रेकर लगाना है। सर्किट ब्रेकर 2%, 5%, 10%, ये अलग अलग परसेंटेजेस अगेन सेबी डिसाइड करेगा, स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा। बट क्वेश्चन उठता है कि कैसे डिसीजन होता है? तो खैर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए। हम किसी भी कंपनी का 6 महीने का फॉर एग्जांपल डेटा ले लेंगे और देखेंगे एवरेज पर डे इसका प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है।
तो अगर पता लग गया कि एवरेज पर डे का प्राइस 0.5 से लेकर 1.25 तक इंक्रीज करता है, आधे प्रतिशत से 1.25% तक, बट इसके ऊपर अगर गया तो कुछ गड़बड़ है, तो 2% का उस पर सर्किट ब्रेकर लगा दिया हमने कि जब भी उसका दाम 2% से ज्यादा बढ़े अपने आप ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। किसी कंपनी का एनालिसिस किया, पता लगा 4.5% से लेकर 6.25% तक प्राइस बढ़ रहा है, तो उस पर मान लीजिए 7% का सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाएगा। बट रियलिटी में 7% की कोई लिमिट है नहीं। इन सम केसेस इट इज 2%, इन सम केसेस इट इज 3, इन सम केसेस इट इज 5। गॉट इट क्लियर? ये रियल लिमिट्स हैं। टाइम टू टाइम ये अपग्रेड भी होती है, चेंज भी होती है। खैर ये तो आपको नहीं पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए। सो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कि क्या हरकतें सब ब्रोकर्स को, म्यूचुअल फंड एजेंट्स को, फंड मैनेजर्स को, फंड एडवाइजर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को यूज करनी पड़ती हैं। उस नियम कायदे कानून के बाहर अगर आप गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आप जो भी काम कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, अब आप ये नहीं कर पाएंगे। अभी इसका मैं आपको एक धमाकेदार एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों। अगस्त 2023 सेबी ने एक प्रेम पत्र जारी किया, एक सर्कुलर निकाला। जितने लोग यूट्यूब पे फाइनेंस का ज्ञान देते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। इसमें एक बड़ी फेमस सीए हैं रचना रनाडे जी, अच्छा बोलती हैं, बट अच्छा बोलते बोलते लोगों के अंदर मुंह माया चली जाती है। एक सो कॉल्ड विंट वेल्थ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एफडीआर वगैरह पे लोगों को अश्योरेंस देता है कि लगभग 10.5% का हम आपको इंटरेस्ट देंगे। कितना? 10.5% दिया भी लोगों को, कुछ का पैसा भी लेके भागे होंगे, भगवान जाने क्या है, आई डोंट नो द रियलिटी। बट सेबी ने जब देखा कि ऐसे काफी लोग हैं और ये इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपनी वीडियो से लोगों को लगता है आज पैसा लगाया कल करोड़पति बने। So there is another investment named on the portal called Vault, VAULD। मैंने बताया लास्ट 1-2 लेक्चर्स के पहले भी। तो आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, बढ़िया बोलता है वो इंसान भी। उसने कहा इसमें पैसा लगाइए, और उसके यूट्यूब पे आई माई सेल्फ रेड आउट द कॉम्पोजिशन। 60% ऑफ द सेविंग्स अ पर्सन इन्वेस्टेड, करोड़ों रुपए, और ये कंपनी फ्रॉड निकल गई, पैसा लेके भाग गई। तो सेबी ने बोला कि भाई आपको अगर ऐसी कुछ बकवास करनी है, यू शुड हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री में करके बैठे हैं, समझ में आ गया? पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ वगैरह वगैरह। एंड 5 years का वर्क एक्स होना चाहिए आपके पास। आपने किसी फाइनेंशियल सेक्टर में 5 साल काम किया हो। सिर्फ बकवास भौंकने से काम नहीं बनेगा। फिर मैंने देखा कि सेबी टारगेट तो नहीं कर रहा फाइनेंशियल लिटरेसी वाले टीचर्स को, तो उसमें था नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। समझ में आ गया? तो फाइनेंशियल लिटरेसी को बाहर रखा गया है। बट जिस दिन फाइनेंशियल लिटरेसी वाले गलत ज्ञान देने लग जाएंगे और लोगों का नुकसान होगा, उस दिन इनको ही बोला जाएगा अब अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ कंटेंट आया हमारे सर्कुलर देने के बाद से, हम पूरा चैनल ही ब्लॉक कर देंगे आपका, प्लस आपको जेल अलग कराएंगे और पेनल्टी अलग ठोकेंगे आपके ऊपर। तो मैं अभी बचा हुआ हूं उसमें, समझ में आ गया? पक्का? तो सेबी का सर्कुलर ये अभी रिसेंटली अगस्त 2023 में ही आया है। काफी लोग खूब पटर 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 करते थे और खूब चीजों को प्रमोट करते थे। आप प्रमोट करिए, पहले अपना पैसा तो लगाइए। और फायदा क्या होता है इनको प्रमोट करने से? जैसे मैंने विंट वेल्थ, रचना राणा जी की बात की, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक्चुअली इन लोगों को प्रेम पत्र मिला जरूर होगा, क्योंकि उस सो कॉल्ड वीडियो में एक पर्सन ऐसा बता रहा था, तो मैंने सुना था इन सबको प्रेम पत्र दिए गए हैं। और इसके बाद से अब इनके वीडियो आने बंद हो गए। अगर आपने भी फील किया हो, अब इनके वीडियो इधर कुछ नहीं आ रहे हैं। समझ में आया? तो सो कॉल्ड लोगों ने तो बोला कि भाई अच्छी कंपनी, पैसा लगाओ। अब इनको क्या फायदा बोलने से? भाई बिना पैसे के तो कोई काम करता नहीं है। तो विंट वेल्थ वाले जरूर इनके फिन इन्फ्लुएंसर्स को 1-2 लाख रुपए देते होंगे, भाई हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल दो, क्योंकि लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात मानते भी हैं। तो लाइक बीइंग अ टीचर, मैं आपको कोई XYZ बुक रेकमेंड कर दूं, ऑब्वियस सी बात है आप उसको जाके खरीद लेंगे। समझ में आ गया? मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होगा कि भाई मेरे को पब्लिशर से कुछ सैंपल मिल जाए, और ज्यादा बुक बिकवानी है, कुछ कमीशन मिल जाए। समझ में आ गया? तो कल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेगी कि कोई टीचर कोई बुक रेकमेंड नहीं कर सकता। अगर करना है
तो कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेसिस बताना पड़ेगा किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं एक्स बुक अच्छी और वाई बुक खराब है, और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी से, तब आप ऐसा बड़बड़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो ये जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में चल रहे थे, अब एकदम सिट्टी पिट्टी गुल है, सबकी हालत टाइट है एकदम। अब कुछ नहीं बोल रहे लोग, ना विंट वेल्थ ना मिंट वेल्थ, अब एकदम ये लोग टिंट है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये लाइव एग्जांपल था कैसे सेबी मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है और मार्केट को रेगुलेट करता है। गॉट इट क्लियर? कुछ इतने कलाकार लोग भी होते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज प्रेजेंटली 96, कितना? मिस्टर एक्स जो है ये कंपनी के सीईओ हैं, क्या है? सीईओ। और इनके पास कंपनी के 3 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 3 लाख। इन्होंने 3 लाख शेयर्स 96 रुपए के भाव से बेच दिए, और उसके बाद मार्केट में अफवाह उड़ानी स्टार्ट की कि कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, और इनके शेयर का भाव गिर के कितना हो गया? 70। अब जब ये अपनी कंपनी के 3 लाख शेयर्स बेच देंगे, तो ये कभी भी कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बिकॉज आपके पास मेजॉरिटी होल्डिंग होनी चाहिए, बट आपके पास अगर मेजॉरिटी होल्डिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है, तो आप किसी भी तरह से कंपनी के डोमिनेंट प्रमोटर नहीं है, तो आप कंपनी के सीईओ नहीं होंगे। जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होंगे वो सीईओ बनेगा। बट इस पूरे खेल को होने के लिए कम से कम महीने 2 महीने का टाइम लगेगा। भाई इनके शेयर्स बिके, फिर इनको सो कॉल्ड अगले पर्सन को कंपेयर करना पड़ेगा, या हम इनको कंपेयर करेंगे, इनके शेयर होल्डर्स कंपेयर करेंगे कि इनके पास अब मेजॉरिटी शेयर्स नहीं है, इनके पास 3 लाख थे, इन्होंने 3 लाख बेच दिए। कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स थे? 30 लाख। और मिस्टर एक्स द सीईओ के पास कितने थे? 3 लाख। कितने चिल्ड्रन हो गए परसेंटेज में? 10% शेयर इनके पास थे, 90% लोगों के पास मार्केट में थे। मेरे पास इस कंपनी के बच्चों लगभग 2.5 लाख शेयर्स थे। हाउ मेनी? इट इज रफली 8.33%। तो मिस्टर एक्स ने जब अपने शेयर्स बाजार में बेच दिए, हु इज द नेक्स्ट पर्सन होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर्स इन इंडिविजुअल कैपेसिटी? मैं। तो अगली वोटिंग में मेरे को ही सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली मेरे से ज्यादा शेयर किसी के पास नहीं है, तो मैं अगला सीईओ बनूंगा। बट ये कहानी होने में भी 2-3 महीना लगेगा। 20-25 दिन के अंदर 96 रुपीज से भाव गिर के कितना हो गया? 70। वापस ये मिस्टर एक्स 70 रुपए के भाव से शेयर खरीद लेंगे। तो बच्चों, ना हींग लगी ना फिटकरी, इन्होंने 26 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाकर चीट करके। तो यहां पे सेबी बड़ा स्ट्रिक्ट है। सेबी कहता है कि कभी भी कंपनी का कोई भी ऑफिसर, सीईओ, जो कंपनी को डोमिनेट करता है, रूल करता है, कंपनी को गवर्न करता है, जिसकी बातें कंपनी में ज्यादा चलती हैं, वो जब भी बाइंग सेलिंग करेगा, उसे ये बात सेबी को 3 दिन के अंदर बतानी पड़ेगी। तो अगर 27 अक्टूबर 2023 को मिस्टर एक्स ने शेयर बेचे या खरीदे, इनको 28, 29, 30 अक्टूबर को सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आई हैव डन दिस एक्टिविटी। सेबी विल आस्क देम, क्या आप वापस शेयर खरीदेंगे? इफ ही सेज यस, 10 दिन के अंदर खरीद लेंगे। 10 दिन में भाव गिर के 70 रुपए आ गया, सेबी इंक्वायरी इनिशिएट करेगा कि इन्होंने तो कोई हरकत नहीं की जिस वजह से शेयर का भाव गिरा, और ये सस्ते भाव में वापस खरीद के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पब्लिक बेवकूफ बन रही है। फर्स्ट टाइम जब ये काम करेंगे, इट इज नोन एज इनिशियल डिस्क्लोजर, और लगातार जब ये काम ऐसा करते जा रहे हैं, इट इज नोन एज कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। तो मेनी अ टाइम्स मुकेश अंबानी भी रिलायंस के शेयर बाजार में अपने वाले बेचते हैं और बाजार से खरीदते हैं। जब जब आप ये काम करेंगे, आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जब आपकी बाइंग 3% से ज्यादा होगी। तो यहां तो 10% था, इसलिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कहीं आप मार्केट को हिलाने के चक्कर में, अननेसेसरी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सब एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं। तो सेबी सोता नहीं है, सेबी जागता है। जब मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में उथल पुथल होती है, सेबी टेक्स द थिंग इनटू कंसिडरेशन कि ऐसा क्यों हुआ। सर इतनी कंपनी है, सेबी को पता कैसे लगता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास सॉफ्टवेयर होता है, और एक ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, प्रिज्म पैरेलल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है, एक एक हरकत सेंस करता रहता है, एक एक हरकत। अब लोग कहेंगे सर स्टॉक एक्सचेंज के पास और कोई काम नहीं है क्या चुगली करने की बजाय? उनका काम ही यही है।
सुनाई पड़ी बात, उनका काम ही यही है। तो जैसे ही कोई इंसान 50,000 रुपए या उससे ज्यादा बैंक में जमा करता है, तुरंत आरबीआई को पता लग जाता है, तुरंत। तो आप बताएं चाहे ना बताएं, तो जिस अकाउंट में पिछले 10 साल से साल भर में 10,000 नहीं जमा होता था, इस साल उसमें 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। तो आरबीआई विल इनिशिएट एन एक्शन की हो क्या रहा है, कुछ तो दाल में काला है। पता लगा दाल ही काली वाली थी, पीली वाली थी ही नहीं। गॉट इट? सो पीपल अंडरस्टूड सेबी डज व्हाट चिल्ड्रन? लोगों को समझ में आ गया? लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. योर मनी इज इनटू सेफ हैंड्स एंड मार्केट इज वेरी 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 ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अभी लास्ट एक जो भयंकर घोटाला हुआ था, सत्यम टेक्नोलॉजीज एक कंपनी थी, राजू रामलिंगम जी की, बहुत पुराना घोटाला हो गया, 12-14 साल इस घोटाले को। कंट्री में रिसेशन चल रहा था, 12-14 साल या और ज्यादा, 2007-8 की शायद या 9-10 की बात है। वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा था, और ये भाई साहब उल्टी पुल्टी न्यूज बना के हमें माइक्रोसॉफ्ट से इतने का ऑर्डर मिला, उतने का ऑर्डर मिला, अपने शेयर प्राइसेस बढ़ा दिए। 620 रुपए तक इनके शेयर का भाव बढ़ गया 3540 रुपए से। तो इन्होंने जब 620 रुपए भाव आया, अपने सारे शेयर बेच दिए। और उसके बाद 6 महीने बाद जनवरी में कांड इन्होंने किया था, मई में शायद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला कि हमारी कंपनी घाटे में है, हम बड़ा सॉरी मान रहे हैं लोगों से, और 14,000 करोड़ का हमारा नुकसान है, और हम अब आपका पैसा, आपको डिविडेंड वगैरह नहीं दे पाएंगे, वेरी सॉरी। इनको पता था कि इनको मौत की सजा तो होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई इस तरह का क्रिमिनल एक्ट किया नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल की जेल होगी, 1584 करोड़ रुपए इनको जुर्माना लगा था, और 7 साल के लिए ये स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं पार्टिसिपेट कर सकते ना, ये किसी को बोलेंगे पार्टिसिपेट करवा देंगे। जो पैसा आया वो दाएं बाएं कर दिया, और इनको भी पता था कि गवर्नमेंट इनकी कंपनी बंद नहीं होने देगी, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो इंडिया के ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से उठ जाएगा। तो आनंद महिंद्रा जी को बात की गई कि भाई तू खरीद ले कंपनी। तो सत्यम टेक्नोलॉजीज को आनंद महिंद्रा जी ने खरीद लिया, जो कंपनी आज महिंद्रा टेक के नाम से चलती है। गॉट इट क्लियर? सत्यम रामलिंगन जी को 3 साल की जेल हुई, 3 साल बाद ये वापस आ गए, 1584.65 समथिंग करोड़ का जुर्माना लगा इनके ऊपर, इनके दो सो कॉल्ड असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। 7 साल या 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में इनको जाने से मना कर दिया गया। कोई बात नहीं, उसका फिर खेल चालू करेंगे, क्योंकि चोर कभी रिटायर नहीं होता, रिटायर पुलिस वाले होते हैं। समझ में आया? पैसे का घपला किया था, उसका अमाउंट इतना बड़ा था कि उस मतलब जो पेनल्टी लगी उससे फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो पेनल्टी भी इन्होंने घपला किया होगा, मान लीजिए 500-600 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ की पेनल्टी लगी। पेनल्टी कौन इनको अपनी जेब से देनी थी, जो कमाया वही दे दिया। दिमाग तो अभी भी चल रहा है ना, फिर कुछ खेल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और फंसे क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकारी लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया होगा, कर दिए होते तो बच जाते। तो भगवान एक लेवल तक ही चोरी चकारी में आपका साथ देगा, हर बार साथ नहीं देगा। तो अंडरस्टूड भाई, सेबी कितना भयंकर था। और हर्षद मेहता के टाइम पे तो सेबी था ही नहीं। उस जमाने में ऐसी हरकतें हुई कि सेबी को बनाने की जरूरत पड़ गई। तो मेरे ओपिनियन में तो अगर पूछा जाए whose thought was this to create सेबी, तो नाम हर्षद मेहता होगा। ना हर्षद मेहता ने 1992 में कांड किया होता स्टॉक मार्केट में, ना सेबी जैसा कभी कुछ बनता। भाई ट्रैफिक सिग्नल पे ऑटोमेटिक चलान वाली डिवाइस क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि लोग बहुत गलत से गाड़ी चलाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ सेबी चिल्ड्रन। पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज चिल्ड्रन, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो 3 तरह के लोग होते हैं, इशुअर्स जो शेयर्स वगैरह बेचते हैं लाइक कंपनीज, इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगाते हैं, और इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे इंटरमीडियरी होना चाहिए था, गलत लिख गया है। इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर, बिचौलिए, जिनके थ्रू आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो सेबी गवर्न्स इशुअर्स ऑल्सो, इन्वेस्टर्स ऑल्सो, एंड इंटरमीडिएट मत लिखिएगा, इंटरमीडियरी लिखिएगा। गॉट इट? तो कॉपी दीज 3 वेरी क्विकली। चलिए, टू द इशुअर्स मतलब जो कंपनीज मार्केट में शेयर डिबेंचर बेच के आपसे पैसा लेती हैं। तो सो कॉल्ड ये पैसा आसान तरीके से लें, लोग इनको चीट ना करें, ये लोगों को चीट ना करें, एंड एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। ऐसा कैसे होगा सर? सेबी ने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये वेबसाइट के उनके थ्रू अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो इससे इनका खर्चा भी बचेगा, और स्टॉक एक्सचेंज जब बीच में रहेगा, किसी कंपनी के शेयर बिकवा रहा है वो, तो उस पर पूरा भरोसा भी बना रहेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल के अंदर ही बुक शॉप है, तो यू कैन बी अश्योर
कि वो आपको गलत किताब नहीं देगा। समझ में आ गई बात? टू द इन्वेस्टर्स बाई एडिक्वेट, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस बेसिस पे आपको मिले। इसीलिए सेबी ने सारी कंपनीज को बोला है, स्टॉक एक्सचेंजेस को बोला है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में फाइनेंस से रिलेटेड चेंजेस होते हैं विद इन 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम पीरियड है ये, आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी डिविडेंड भी बांटना चाहती है तो पहले खबर स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है कि कोई उथल पुथल तो नहीं होने वाली, तब वो अलाउ करेगा। इवन इफ एनी ब्रोकर हैज टू इशू एन एडवर्टाइजमेंट कि मैं ब्रोकर हूं, आइए मेरे ब्रोकिंग हाउस में बाइंग सेलिंग करिए, हम कमीशन बहुत कम लेते हैं, तो कोई भी सेलिब्रिटी को आप ऐड नहीं कर सकते। आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, सॉरी अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, हर तरीके का ऐड करते हैं, पीका जी नमकीन से लेके घड़ी डिटर्जेंट तक। कभी उनको किसी म्यूचुअल फंड के ऐड में देखा आपने? कभी नहीं देखेंगे आप। कभी आपने सो कॉल्ड, हाँ बोलिए, सचिन तेंदुलकर को हाँ सचिन, ये नहीं बोलते कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो दे आर स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, दे आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट सेल की बात कर रहा हूँ। व्हाट इट क्लियर? सचिन तेंदुलकर जी कभी बोलते हैं कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड खरीद लो? कभी नहीं बोलते। कहीं बोलते हैं कि बंधन बैंक का म्यूचुअल फंड खरीद लो या निपॉन का म्यूचुअल फंड खरीद लो? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोडक्ट सेल के लिए काम ही नहीं कर सकते। ब्रोकर को भी अगर एडवर्टाइजमेंट देना है, उसको पूरा एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के 7 दिन पहले। जब स्टॉक एक्सचेंज उसको अप्रूवल देगा, देन ओनली ही कैन गेट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश। इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम है, सांस भी नहीं ले सकते आप बिना स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन के, बिना सेबी के अप्रूवल के। बहुत स्ट्रिंजेंट सिस्टम है। और सोचिए उसमें भी लोग कलाकारी कर ही जाते हैं, कितने जीनियस लोग होंगे। भारत सरकार को इनको नोबेल प्राइज देना चाहिए, उनको जेल में डाला हुआ है। गॉट इट? चलिए, टू द इंटरमीडिएट्स, दैट इज जो ब्रोकर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो अपने इन्वेस्टर को बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे पाए। तो आपने अगर बाइंग सेलिंग की शेयर की और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपका शेयर खरीदा भी गया कि नहीं खरीदा गया, बिका भी कि नहीं बिका, कोई टेंशन की बात नहीं है। 4:30 बजे के बाद स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लॉग इन करिए, ट्रेड वेरिफिकेशन का एक बटन होगा, उसको प्रेस करिए। ब्रोकर आपको एक ट्रेड नंबर, यूनिक आईडी बता देगा। अगर आपको लग रहा है वो गलत बोल रहा है, टाइप दैट नंबर इनटू द बॉक्स, प्रेस एंटर की, आपके सामने डिटेल आ जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे आपको धोखा अब नहीं दे सकता। व्हाट इट क्लियर? एक जमाना था ब्रोकर्स बेवकूफ बनाया करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएवर बाइंग एंड सेलिंग यू हैव डन, उसका एक प्रेम पत्र आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट नोट के नाम पे, और जब आप बाइंग सेलिंग करेंगे 24 घंटे के अंदर वो आपको थ्रू ईमेल आ जाएगा। 1 रुपए भी आपका इन्वेस्ट होगा तो तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, ईमेल पे आपको एक मेल कंफर्मेशन आएगा कि आपके बिहाफ पे ट्रेड हो चुका है। ये सारी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर है। समझ गए बात को? फंक्शंस ऑफ सेबी, 3 तरह के फंक्शंस होते हैं चिल्ड्रन, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल। ओके, कॉपी दिस हेडिंग, फिर इन 3 फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड्स, सॉरी, प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? अगर आपने वो मूवी देखी हो हर्षद मेहता वाली, स्कैम, जिसमें गंजू वाले अंकल थे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर थे, अभिषेक बच्चन वाली मूवी थी ना, तो उसमें बोलते हैं ना, सुधर जाओ, इनसाइडर ट्रेडिंग का रूल इंडिया में आ गया है, पहले नहीं था तो तुम बच जाते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, यू पीपल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ माई कंपनी। आपको तो राइट ही नहीं है कि आप मेरी कंपनी का शेयर खरीद पाए, नहीं खरीद सकते आप। व्हाट इट क्लियर? मेरे को भी अगर खरीदना है तो मैंने बताया ना, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर, ये मेरे को सेबी को बताना पड़ेगा। खरीदने से पहले भी मेरे को बताना पड़ेगा आई एम गोइंग टू बाय। इज दैट क्लियर? आपने बुक्स ऑडिट किया, इंफॉर्मेशन दी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने कहा 12% का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इस बार, पिछली बार से ज्यादा है, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर ने इतना डिविडेंड अभी तक नहीं दिया। तो जब ये बढ़िया अट्रैक्टिव न्यूज मार्केट में जाएगी, जिन लोगों के पास शेयर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, जिनके पास नहीं है दे विल गेट अट्रैक्टेड एंड फैसिनेटेड, और वो भड़बड़ क्या करेंगे, शेयर खरीदना चाहेंगे कि अगले साल चलो हमको डिविडेंड मिल जाए, इस साल तो चूक गए। ये इंफॉर्मेशन आपने अपनी मौसी के बेटे को बता दी। समझ में आ गया? और मौसी का बेटा 10 लोगों को आगे गा दिया जाके कि मेरा भाई सीए है इस कंपनी में, उसने ऐसी ऐसी खबर दी है, और ढेर सारे लोगों ने उन शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। 3 दिन बाद इंफॉर्मेशन आई डिविडेंड की, और शेयर प्राइसेस बढ़ गए। आपके मौसी के बेटे ने और उसके दोस्तों ने शेयर खरीदे थे, और 100 रुपए का शेयर अचानक से 105 का हो गया।
3 दिन के अंदर 5% का रिटर्न, 3 दिन के अंदर 5% का रिटर्न, कम तो नहीं होता है? कम तो नहीं होता है। 1-1 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों ने लगाया था, पैसे कमा लिए। कहीं ये खबर लीक हो गई कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी और ये पता लग गई सेबी को, आप भी जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, सब जेल में बंद होंगे 3 साल के लिए कम से कम। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इंडिया में पहले इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं थी, काफी कंपनीज अपने रिश्तेदारों को ये खबरें दे दी थी। सुनाई पड़ी बात? चलो, सुनाई पड़ी है बात? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, एनी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आपको, मेरे को, किसी को भी पता लग जाए और हम उससे बेनिफिट लेकर कुछ ऐसी हरकत करें जिससे मार्केट में दाम बढ़ने पे हमको, आपको प्रॉफिट हो जाए, दूसरे लोग ये प्रॉफिट कमा ना पाए। इस तरह की ट्रेडिंग को, बाइंग एक्टिविटी को, सेलिंग एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पता है कंपनी की हालत खस्ता है, डिविडेंड वो 2% भी डिक्लेयर नहीं कर पाएगी, तो आपने झटपट शेयर्स अपने दोस्त को बोले बेच दो, इस कंपनी का समय खराब है। गॉट इट क्लियर? और बाकी किसी को ये बात नहीं पता थी। तो आप बोल सकते हैं कि जो चीज पब्लिक को पता लगनी थी बाद में, आपको पता लग गई पहले, और आपने इसकी वजह से बाइंग सेलिंग कर ली, तो ये फ्रॉडलेंट बाइंग मानी जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट अभी नहीं आया, बट आपकी जान पहचान थी बोर्ड ऑफिस में, तो जुगाड़ पानी से आपको आपके मार्क्स पता लग गए। समझ में आ गया? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और इनसाइडर होता कौन है? एवरी पर्सन हु हैज एक्सेस टू दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन which if known not to the public but before that to you or me, and we happen to make some unwanted gains from this, all these people are called as insiders. क्या बोलते हैं? insiders. और इनसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टेड पर्सन। क्या बोलते हैं? कनेक्टेड पर्सन। खोपड़े में बात गई व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? पक्का समझ में आ गया? ऐसे ही एक ओरिजिनल केस लॉ है चिल्ड्रन, मेरे को नाम नहीं पता उस लड़के का, जेएनयू का वो स्टूडेंट था, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, एमबीए वगैरह फिर उसने किया विदेश से, और उसके बाद उसको जॉब मिल गया अमेरिका में। उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया, देखता था उनके पास बहुत पैसा है बट इसके पास उतना पैसा नहीं था। लाइक उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे तो इसके पास हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स हुआ करते थे। वो खरबपति थे तो ये अरबपति था। तो उनके इन तरह के दोस्तों ने उसको बोला, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कभी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होना हमको थोड़ा पहले बता दिया करो, हम भी थोड़ा फायदा ले रहे हैं। उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, और वो इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों को देता गया। उसके दोस्त भी उसको कुछ पैसा देते थे, और बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया। आज भी वो यूएस की जेल में सजा काट रहा है। ये अपने प्रतापगढ़ का रहने वाला वो स्टूडेंट था। वंस अपॉन अ टाइम आई मेट अ फेमस प्रोफेसर, इनका लेख भी छपता रहता है किताबों में, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली, थोड़े ओल्ड एज हैं, कभी नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने मेरे को स्टोरी एक बार शेयर की थी, तो मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कभी भी इस तरह की हरकतों में मत फंसिएगा। आप स्टूडेंट हैं, पैसे का लालच बहुत गंदा लालच होता है। आप कल को कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन हमको थोड़ी दे दो, 1-2 लाख रुपए घूस भी देंगे, बट आपको पुष्पा बने रहना है, झुकना नहीं उनके सामने। समझ में आ गया? बोलना नहीं है, नहीं तो आप इस दिन जेल चले जाएंगे। Got it? Promotes fair practices and code of conduct in the securities market, and it takes efforts to educate investors. आपने NISM का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन सुना होगा। मैंने भी लास्ट ईयर क्लास 11th के सेशन में बच्चों को कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाया था, उसके सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है, मिल जाएंगे बहुत जल्दी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। गॉट इट क्लियर? तो ये सारा काम सेबी क्यों करता है? ताकि लोग एजुकेट हो पाए और किसी ट्रैप में ना फंसे। गॉट इट क्लियर? डेवलपमेंटल फंक्शंस, टाइम टू टाइम जब कोई भी नया कंटेंट आता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई चेंजेस आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो सेबी नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करता है। किसी जमाने में इंडिया में इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 94 के आसपास, उसके पहले तो इंडिया में इंटरनेट ट्रेडिंग चलती नहीं थी, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट इंटरनेट ट्रेडिंग। उसके बाद तो मोबाइल पे भी ट्रेडिंग हो गई, आप अपने मोबाइल फोन पे भी स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कनेक्टेड विद अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। ये ग्रो ऐप हो गया, शेयर खान हो गया, किसी के थ्रू भी। एंड द रेगुलेटरी फंक्शंस आर वेरी इजी चिल्ड्रन। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है तो दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी चेक करेगा कुछ धांधेबाजी तो नहीं है दोनों के बीच में, कोई कंपनी दूसरे को खरीद रही है, कोई कंपनी अपने आप को बेचना चाह रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहे,
इंक्वायरी होती है, ऑडिट कराया जाता है पहले। जब सेबी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही है, ओनली देन दे विल गिव अ ग्रीन सिग्नल कि यस अब आप बाइंग कर सकते हैं। इवन कंट्री में जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी। जहां पैसा वहां सेबी। समझ में आ गई बात? चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। अगला चैप्टर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, जिसके लिए एक लाइव केस स्टडी भी आपके पास है, मैंने बीच में बताई भी आपको। और उसके बाद हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएंगे। ओके, चलिए, दैट्स इट।